हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। क्या पढ़ने वाले हैं फिर हम? लॉ। कितने पार्ट में डिवाइडेड है आपका सिलेबस? 4 पार्ट्स, ठीक है, जिसमें हम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे, कंपनी लॉ पढ़ेंगे, एथिक्स भी पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल लॉ भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिक से, विच इज, अच्छा पहले एक बार मुझे बताओ किस किस ने बीकॉम फर्स्ट ईयर किया हुआ है? करा हुआ है या नहीं? चलो ठीक है। तो यूजुअली अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फाउंडेशन में पढ़ा हो। यस, ठीक है, नहीं चले एक बार स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चलो अब थोड़ी देर बातें बंद, अगर ठंड लग रही है तो फैन ऑफ कर दो और क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो पहले वर्ड समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, गुरप्रीत को अपना मोबाइल फोन सेल करना है और उसका फोन परचेज कर लिया किसने? शगुन ने। फ्रेंडली रिलेशन है, उसने उसको बोला है मेरे को अपना फोन सेल करना है और शगुन ने पेमेंट करी और फोन ले लिया। अब क्या हुआ, पेमेंट करने के बाद पता चला जी फोन तो बिल्कुल खराब था, धोखा हो चुका है। अगर धोखा हो गया तो क्या कर सकता है शगुन? सिर्फ फोन ले लिया, पैसे ले लिए, ना कोई डीड बनी, ना कोई पेपर वर्क हुआ, कुछ भी नहीं किया, तो शगुन क्या कर सकता है? पर्सनल लेवल पे बहुत कुछ कर सकता है, लीगल लेवल पे क्या कर सकता है? ही कांट टेक एनी एक्शन। व्हाई? बिकॉज जो एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है वो मिसिंग है। तो यहाँ पर अब अगर फोन खराब निकला, सही निकला, लायबल कौन हो गए? आप खुद हो गए। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपनी कार सेल करी, ठीक, he sold his car of rupees 1 lakh to anybody। अब क्या हुआ, वो भी उसका फ्रेंड था, उसने बोला ठीक है पेमेंट होगी, गाड़ी तू चला, जब टाइम मिलेगा ना सेल डीड बना के मैं बाद में आरसी अपने नाम ट्रांसफर करा लूंगा। अब क्या हुआ, जब तक कराई नहीं उस बंदे ने उड़ा दिया किसी को। अब कौन पकड़ा जाएगा बेटा? ऑब्वियसली पहले वाला। क्यों? कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कार सेल हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट क्या है? आपने एक ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, एक लोकल एग्रीमेंट हो गया। लेकिन अगर उसमें एनफोर्सेबिलिटी ना हो, एनफोर्सेबिलिटी का मतलब लीगल ऑब्लिगेशन ना हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक, तो स्टार्ट कहां से होता है बच्चे? फर्स्ट पार्ट आता है प्रॉमिस। फर्स्ट पार्ट, अभी पेन छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं अभी लिखने की, अभी बस कॉन्सेप्ट को समझ लो। पहला बच्चे आता है प्रॉमिस। प्रॉमिस किस चीज का? जिसको आप बोलोगे ऑफर। ऑफर के बदले में या प्रॉमिस के बदले में क्या मिलता है बेटा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जिसको हमने क्या बोला? एक्स ने बोला कि मैं अपना फोन सेल करना चाहता हूं और वाई ने उसके बदले में प्रॉमिस किया कि आई विल बाय योर फोन। तो क्या हो गया बच्चे? प्रॉमिस और रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो प्रॉमिस और रेसिप्रोकल प्रॉमिस मिलके क्या बन जाते हैं? सेट ऑफ प्रॉमिसेस। ठीक, प्रॉमिस प्लस रेसिप्रोकल प्रॉमिस मिलके क्या बनते हैं बच्चे? सेट ऑफ प्रॉमिसेस। और सेट ऑफ प्रॉमिसेस क्या बन जाते हैं? प्रपोजल। दो लोग आपस में, अब एक प्रॉमिस हुआ उसके बदले में एक प्रॉमिस हुआ, तो क्या बन गया बच्चे? प्रॉमिस। और प्रॉमिसेस बन गए प्रपोजल। और प्रपोजल जब प्रॉपरली एक्सेप्ट हो जाए
तो क्या बन जाएगा बेटा? एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट को अगर एनफोर्सेबल करा लो लॉ से, तो ये क्या बन गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले कहां से शुरुआत होगी? प्रॉमिस से। सेट ऑफ प्रोमिसेस व्हेन बिकम्स प्रपोजल, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। अब पता चला कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इसीलिए बच्चे देखो, हर एक कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट होता है, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो हम बोलते हैं agreement. All the contracts are agreement, but all agreement are not contracts. ठीक। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया कब बच्चे? 1872 तो हमने बोल दिया, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1870। चैप्टर में टॉपिक का नेम समझ में आ गया कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट है क्या। अब कैसे बनेगा वो तो देखेंगे ही। तो शुरू कहां से हुआ बच्चे? प्रॉमिस से। तो अब नोट कर लो पहले इतना कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, फिर आगे चलेंगे। Done.
सेक्शन आ गया था ना कश्मीर के लिए, इसलिए उस वो पॉइंट ही अब हटा ही दिया है। पहले बोलते थे ना एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो पॉइंट ही। अब आते हैं बेटा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कैसे पता चलेगा आपको कि जितना भी आपके सामने सिचुएशन रखी गई है, एग्जांपल रखा गया, ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। अब जितने भी एलिमेंट्स मैं बताऊंगी वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। ऑल द एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट एट वंस। आप ये नहीं कर सकते कि अगर एक या दो मिसिंग है तो काम चल जाएगा, नो। जितने भी एलिमेंट्स बताए जाएंगे सारे एलिमेंट्स होने जरूरी है। तो सबसे पहले बेटा there must be two parties, मिनिमम 2 पार्टी होनी जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए there must be 2 parties. 2 parties are required to make a contract. ठीक, अगर 2 पार्टीज हैं बेटा तो 2 पार्टीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑफर भी होना जरूरी है और एक्सेप्टेंस। देखो बेटा, द वन हु मेक्स द ऑफर is known as offerer, and the one who accepts the proposal or offer is known as offeree. अब ऑफरर को कुछ जगहों पर प्रपोजर भी बोला जाता है, प्रपोज। ठीक, तो सेकंड चीज क्या है बच्चे, सेकंड एलिमेंट आता है हमारे पास ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब आ गया बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन। समटाइम्स हम ना फर्नीचर परचेज करने जाते हैं या कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो वो आपको बोलता है बिल चाहिए या नहीं चाहिए। अगर बिल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, और अगर बिल नहीं चाहिए तो आपको क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा, कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। पर बिल ना लेने का क्या नुकसान है, जो ले रहा है या फिर जो दे रहा है, जो ले रहा है दे रहा है उसको तो फायदा ही है ना। नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम फर्नीचर में सोचते हैं ना क्या ही खराब होगा, ले लेते हैं, एटलीस्ट हमारे पैसे तो बचेंगे। बट यस, अगर आप ऐसा कुछ करते हो, आप किसी से इनवॉइस नहीं लेते हो, इनवॉइस लेने के लिए मना कर देते हो, इसका मतलब आपकी इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की। जब कई बार ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर लेते हो, पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, ये तो बहुत होता ही है ना कॉमन। एक नॉर्मल लीगल वे क्या है बेटा, आपने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस किया, ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस किया और वो आपका लीगल चालान काट दो। लेकिन हम चालान नहीं कटवा के क्या करते हैं, 100 रुपए दे दिए, कुछ भी दे दिए, वट एवर यू द अमाउंट यू आर गिविंग, पर वो अमाउंट जो है क्या आप लीगली पे कर रहे हो, नो। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि देने वाला जो भी है उसकी इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। अदरवाइज आप बोलो कि जितना लगेगा हम तो चालान पे करेंगे। अब चालान लीगली पे करने से क्या होगा, वो गवर्नमेंट फंड में जाएगा ना। तो यहाँ पर आता है इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, दे मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ठीक, parties
to contract must have intention to create legal relations. चले 4th पॉइंट की तरफ। ये लिखा था ये लो डन। Now 4th, consideration। एक टर्म है बेटा क्विड प्रो क्यू। मीनिंग क्या है इसका? समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या है? लेट्स से ये ए है बेटा, अगर ए ने बी को अपना मोबाइल फोन सेल किया, ठीक, अब फोन था 15,000 का, हम कहते हैं कि इस फोन के बदले उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट मिलना मैंडेटरी। अगर आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दोगे तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अच्छा, एक और चीज है, जब हम कंसीडरेशन की बात करते हैं तो मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म हमेशा साथ में लिखा हूं, मे और मे नॉट बी एडिक्वेट। अगर ये 15,000 का फोन ये बी को 15 रुपए में भी सेल कर देगा ना, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। क्यों? कोर्ट कहता है, ट्रिब्यूनल कहता है तुम्हारी चीजें जितने मर्जी में दो, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अजम्पशन हम मान के चलते हैं, एवरीबडी इज रैशनल। कोई अपनी 15,000 की चीज 16,000 में जरूर दे देगा, लेकिन 14,000 में भी देने को रेडी नहीं होगा। बायर हमेशा चाहता है ना कि मैं कम से कम पे करूं, और सेलर हमेशा चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अर्न करूं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंसीडरेशन का प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। ज्यादा है कम है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एडिक्वेसी पे हमारा लॉ साइड। बस एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, इट मस्ट बी प्रेजेंट। एडिक्वेट मतलब बच्चे जितने की चीज है उतना होना जरूरी है। एडिक्वेट मतलब परफेक्ट कंसीडरेशन होनी चाहिए। हम नहीं कहते परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी मर्जी है। अब कितने सारे शोरूम्स क्या करते हैं बच्चे, स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा देते हैं। अब वो अपना 1,000 रुपए का सामान 200 रुपए में निकाल रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है भाई? सामान तुम्हारा होगा, लॉस तुम्हारा होगा, बट यस आप फ्री में दोगे तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट वहां पर क्रिएट नहीं।
must be present, मतलब consideration के amount होनी जरूरी है। agreement में। हम एग्रीमेंट में नहीं भैया, किसी को जब कोई चीज दोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपको उससे कुछ ना कुछ लेना। नहीं, it must be present। प्रेजेंट मतलब कंसिडरेशन होनी चाहिए, 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए जो भी है वो होनी जरूरी है। यूनिलेटरल मत रखना कि आपने सिर्फ सामान दे दिया बदले में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो या तो गिफ्ट्स होते हैं बेटा, ग्रांट्स होती हैं, सब्सिडीज होती है। अगर फ्री में कोई आपसे कोई चीज ले लेगा तो क्या एक्सपेरिमेंट बनवाओगे उसका? आप कुछ भी नहीं बनवाओगे। किसी को दे भी दी तो सामने वाला केस को भी कर देगा, खराब हुआ। चले नेक्स्ट पे। यहाँ तक नोट हो गया ना कंसीडरेशन। अब आता है बच्चे नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्री कंसेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब जाकर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब दोनों पार्टीज किसी भी तरह के दबाव में ना, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर आपके ऊपर ना हो। और प्रेशर होते हैं कितने तरह के। फर्स्ट है बेटा कॉर्जन। कॉर्जन बेसिकली किस चीज से रिलेट करता है? फिजिकल प्रेशर। किसी भी तरीके का इस तरीके से हार्म होना बच्चे, मार पिटाई मर्डर धमकियां, ये सब किसमें आता है? कॉर्जन में। अब आपने किसी के सर पे रख दी गन पॉइंट, आप बोल रहे प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाए। अगर जैसे करती है साइन और कोर्ट चला हो गया बच्चे, चला गया तो क्या होगा? वो तो केस होता रहेगा ना, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड हुआ ही नहीं। आप देखते नहीं हो टीवी में मूवीज में इतनी बार तो आता है साइन कर दिया तो रिजल्ट कर पाएगा तो बैठा होता है। आप वहां पर रिप्रेजेंट कर दो कि आपके ऊपर कॉर्जन हुआ था। रीजन भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि किस तरीके से फिजिकल प्रेशर है, तो कोई ना कोई मार पिटाई कुछ तो हुआ होगा, किसी को मारा होगा, किडनैप किया होगा, धमकी की होगी। मैं आपको बता दूं कॉर्जन में हाँ थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू कॉर्जन। किसी को सुसाइड की धमकी देना भी क्या है? कॉर्जन है। आप किसी को बार बार धमकी दो, तूने मेरा काम नहीं करा, आई विल डू सुसाइड, तो भी हम उसको किस में काउंट करते हैं बच्चे? कॉर्जन। सेकंड अनड्यू रिलेट करता है बेटा मॉरल प्रेशर। किसी भी तरीके का मॉरल प्रेशर, जिसको आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी बोल सकते हो। आपने मूवी में कई बार देखा होगा, जो विटनेस बनता है ना उसकी फैमिली को किडनैप कर लेते हैं और बोलते हैं तू उधर गवाही दे रही तो यहाँ पर इनको उड़ा देंगे। इस तरीके का मॉरल प्रेशर भी क्या है बच्चे? अगर किसी भी मॉरल प्रेशर को क्रिएट करके आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते तो भी वो वैलिड नहीं होगा। थर्ड एक ना एबीसी लिमिटेड शोरूम है, ठीक है बेटा। अब इस शोरूम के ऑनर है मिस्टर एक्स। इस शोरूम में एक सेल्स बॉय काम करता है। सेल्स बॉय का नाम है मदन। ठीक, अब आपको पता है शोरूम वालों को क्या मिलती है बच्चे? कमीशन मिलती है। सेल्स बॉय को भी क्या मिल रही है? कमीशन। अब हमारे पास ना यहाँ पर 3 ब्रांड है, ए बी, 3 ब्रांड के लेडीज हैं। ठीक, अब सी एक न्यू कंपनी आई है मार्केट में और बहुत अच्छी कमीशन दे रही है, पर एक प्रॉब्लम है, ये वारंटी नहीं देती। ये वारंटी नहीं देती। तो मिस्टर एक्स ने
अपने सेल्स बॉय को बोला कि ऐसा है, सी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करो, ये 5 इयर्स की वारंटी दे रही है और तुम्हें कमीशन भी 10% मिलेगा, बाकी सब पे 5% मिलता है। ध्यान से सुनना एग्जाम्पल को। शोरूम वाले को पता है ना कि वारंटी नहीं है, गलती कौन कर रहा है? अब क्या हुआ, सी को बोला गया 5 इयर्स की वारंटी प्लस 10% कमीशन मिलेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेल्स बॉय क्या करेगा? सी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करेगा। अब क्या हुआ बेटा, कस्टमर आया और सी ने कस्टमर को क्या बोला? सर इस प्रोडक्ट के साथ क्या है? वारंटी। अब देखो दो ऑप्शंस हैं। मिस्टर एक्स ने जो सी को बोला बेटा, और सेल्स बॉय को बोला, वो क्या था? झूठ था। क्या मिस्टर एक्स को पता है वो झूठ बोल रहा है? यस। सेल्स बॉय ने कस्टमर को जो बोला वो भी क्या है? झूठ। क्या सी को, सेल्स बॉय को पता है वो झूठ बोल रहा है? नो। अब यहाँ पर बच्चे जो मिस्टर एक्स ने किया है सेल्स बॉय के साथ, वो आता है क्योंकि आपने इंटेंशनली झूठ बोला है। लेकिन unintentionally speak, मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर आपको खुद भी नहीं पता आप झूठ बोल रहे हो तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन आपको पता है आप झूठ बोल रहे हो तो वो क्या है बेटा? फ्रॉड। लेकिन चाहे आप फ्रॉड करो चाहे आप मिसरिप्रेजेंटेशन करो, कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों में वैलिड नहीं होगा। क्योंकि कल को सी अपने घर में अगर ये ले गया एलईडी, वो तो झूठ बोल के ले गया कि 5 इयर्स की वारंटी है। बाद में क्या होगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो वो किसको बोलेगा? शोरूम को। और शोरूम में आके ऑनर को नहीं पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा? सेल्स बॉय। क्लियर है? तो फ्री कंसेंट में हमारे पास 4 आते हैं बेटा: कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? unintentionally speaks the lie, चारों में वर्ड है। इसमें तीसरे वाले का नाम क्या है? फ्रॉड। अब आता है नेक्स्ट बच्चे, कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट must not be minor
beyond companies MOU. वो कंपनी में जाएगा, कॉर्पोरेट लॉ है। We consider what is silence. Silence amounts to fraud. Mere silence amounts to fraud. तो फ्रॉड में फ्रॉड जहां पर साइलेंस रिक्वायर्ड थी और आप साइलेंट रहे तो वैलिड रहेगा, क्योंकि कुछ जगहों पर यू आर नॉट अलाउड टू शेयर द इंफॉर्मेशन, बट जहां पर साइलेंस अलाउड नहीं थी और आप कभी चुप रहे तो वो फ्रॉड है। अभी हम पढ़ेंगे ना हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन। अभी तो जितने आज पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हर किसी का अपना अपना चैप्टर है पूरा, ई कंसेंट का अपना चैप्टर आएगा, कंसीडरेशन का अपना, ऑफर एक्सेप्टेंस अपना। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है ताकि आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स समझ आ जाए। फिर एक चले जी नेक्स्ट। जितनी भी पार्टीज हैं बच्चे कॉन्ट्रैक्ट की, पहली बात तो वो माइनर नहीं होनी चाहिए। माइनर मतलब लेस देन 18 इयर्स। अगर आप किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन के टाइम पर ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड में दोनों आएंगे, चाहे परमानेंट हो या टेम्पररी। ठीक, अनसाउंड बच्चे जैसे कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो जितनी देर अल्कोहल का असर माइंड पे रहता है आपको कई बार नहीं पता चलता ना, व्हाटएवर यू आर डूइंग। अगर उस टाइम पर आपने किसी से प्रॉपर्टी के पेपर्स पे या कहीं पर भी साइन कराए तो वो वैलिड नहीं होगा। टेम्पररी अनसाउंड माइंड ये होता है। परमानेंट अनसाउंड माइंड होता है जो लोग मेंटली फिट नहीं है, वो लोग किसी भी तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये मानते हैं दे आर नॉट मेंटली फिट टू मेक एनी डिसीजन। नेक्स्ट आता है बच्चे किसी भी तरीके से, जैसे इंसॉल्वेंट है तो आप लॉ से डिस्क्वालीफाई ना हो। एलियन क्या है बच्चे, जैसे किसी भी कंट्री के साथ हमारा वॉर हो जाए, वो कंट्री हमारे लिए एनिमी कंट्री डिक्लेयर हो जाएगी और उस कंट्री के रेजिडेंट जितने भी हैं वो सब आपके लिए क्या हो जाएंगे, एलियन। ठीक है, एलियन पता चल गया कौन है, रेजिडेंट्स ऑफ एनिमी कंट्री। तो आप जब तक उनकी कंट्री हमारे लिए एनिमी कंट्री रहेगी तब तक आप उन कंट्री के रेजिडेंट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कन्विक्ट्स कौन होते हैं, किसी भी तरीके से कोई लीगल उनके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही हो तो भी आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें। हम कॉम्पिटेंट का क्या नहीं है, किसका कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट होता है बच्चे लायबल कौन है, एलिजिबल कौन है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले। कौन है भाई, सब साइलेंट कर दिया करो क्लास स्टार्ट होने से पहले। चलो नेक्स्ट आता है बच्चे, ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। ये ना हो कि आप बोलो जी हम तो सारी प्रोसीडिंग्स भी करेंगे, लीगल पेपर्स भी बनाएंगे और बात हो रही है ड्रग सप्लाई की, तो वो वैलिड नहीं होगा किसी भी तरीके से। सिर्फ ये नहीं कि मैं ड्रग्स की बात करूं, ऐसी कोई भी चीज का ट्रेड करना जो हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे अल्कोहल। अल्कोहल आप विदाउट लाइसेंस सेल परचेज नहीं कर सकते ना। कुछ मेडिसिन ऐसी आती हैं जिनको डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना केमिस्ट वाले भी आपको नहीं देते, तो फार्मा के कुछ रूल्स है ना। इसी तरीके से अगर आप रूल्स के अगेंस्ट जाकर कोई भी ऐसा एक्ट करते हो, आपका ऑब्जेक्ट अगर लॉफुल नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, भले ही आप जितने मर्जी बिल इशू करो। आप बोलो जी मैंने तो जीएसटी की इनवॉइस दी थी, मेडिसिन आपने वो दी थी जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं थी, दे बिकेम हार्मफुल, उनका इस तरीके से रिटेल ट्रेडिंग बैन था, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो जिस भी पर्टिकुलर चीजों का ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड है, ऑब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ चीजों का ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसके बाद भी अगर आप उन चीजों का इंपोर्ट करते हो तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, अनलॉफुल हो जाएगा। भले ही आप पूरी पेमेंट करके उसको लेकर आए हो, आपने टैक्स भी भर दिया उसका, तो भी ऑब्जेक्ट अगर लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ऑब्जेक्ट
Subject matter of contract must be law. अगर बच्चे ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हुआ तो आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या मान लिया जाएगा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वो इलीगल जो होते हैं वो मैम एग्रीमेंट होते हैं। अभी आएंगे उसके ऊपर, अभी सिर्फ टर्म्स याद है। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या मतलब लग रहा है बच्चे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का? जो काम इम्पॉसिबल है अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो पहले से एग्जाम्पल, ठीक। गुरप्रीत ने कपिल को प्रॉमिस किया है क्या? मैं नहीं कर रहा, चलो करूंगा। अगर तेरे 100 में से 100 आए तो मैं ताजमहल तेरे नाम पे दूंगा। ना इसके आए तो आप भी गए तो भी कर दोगे ताजमहल नाम? पॉसिबल नहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या कहता है बच्चे कि यूजुअली वो कॉन्ट्रैक्ट जो है पॉसिबल होना चाहिए। अब आप बोलो कि यहाँ पर दिल्ली में स्नोफॉल होगा तो मैं ये काम करूंगा, ना दिल्ली में कभी स्नोफॉल होगा और ना आप वो काम कर पाएंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी हमेशा ऐसी नहीं होती बच्चे की जो आपको पहले से पता हो। कई बार पॉसिबिलिटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में तो पॉसिबल होती है लेकिन आगे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन होने से पहले पहले वो एक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि हॉर्स रेसिंग के बारे में सुना? और हॉर्सेस बहुत एक्सपेंसिव सेल होते हैं बेटा। लेट्स से एक पर्सन है मिस्टर ए जिनके पास बहुत सारे हॉर्सेस होते हैं, तो अभी करंट सिचुएशन में उनके पास 9 ब्लैक हॉर्सेस हैं और 1 व्हाइट हॉर्स। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पर एक पर्सन आए राम, और राम ने मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया दैट आई वांट 1 व्हाइट हॉर्स ऑफ ₹10 लाख। अब 10 लाख में उन्होंने हॉर्स परचेज करा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये रहा हॉर्स और मैं 15 डेज बाद आऊंगा डिलीवरी लेने के लिए। 15 डेज में इतने वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके रेडी कर दे। अब क्या हुआ बच्चे, अभी तक मिस्टर ए और राम के बीच में होने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट है, कंसीडरेशन है, कोई दबाव नहीं है, लीगल रिलेशंस हो रहे हैं, सब कुछ है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है बच्चे। बट आफ्टर 10 डेज इस हॉर्स की डेथ हो जाए। अब क्या हुआ, परफॉर्मेंस क्या हो गई, इम्पॉसिबल हो गई।
ये कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, लेकिन अब इसकी डेथ होने के बाद ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो गया, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर है? तो जरूरी नहीं बच्चे की पॉसिबिलिटी हमेशा परफॉर्मेंस के टाइम आपको पता चले। कई बार कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम वो चीज पॉसिबल होती है, लेकिन जब परफॉर्मेंस के टाइम आता है तो परफॉर्मेंस के टाइम तक वो पॉसिबल परफॉर्मेंस क्या बन चुकी होती है, इम्पॉसिबल। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड। क्लियर है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस? तो कुछ इम्पॉसिबिलिटीज तो आपको पहले ही पता चल गई, जैसे ताजमहल वाली बात पे ये तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही पता चल रहा है जी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको सेकेंड एग्जांपल से कंपेयर कराऊं तो फॉर्मेशन के टाइम तक तो ऐसी कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन व्हेन टाइम ऑफ परफॉर्मेंस कम्स इट बिकम्स इम्पॉसिबल। क्लियर? चलो जी करो नोट। लिखना है क्या? गुरप्रीत ऐसे लिखना। आप पहले एग्जाम्पल लिख लो दोनों, फिर मैं नीचे लिखवा देती अरे ताजमहल है भी वो गवर्नमेंट का आता है। कहाँ रहते पीजी? उपमा इज ऑन ओ सूजी।
आज अब नेक्स्ट आता है बच्चे, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 8 पॉइंट। नेक्स्ट आता है बेटा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। क्या कहता है ये? मतलब सैलरी कुछ कहना चाहता है पर बाय सोच नहीं सकता। देखो बच्चे, नहीं, वो अलग चीज हो जाएगी, वो मिस रिप्रेजेंटेशन में चला जाता है कि आपने मिस्टेक में जाएगा वो। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब क्या है? जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है, पहली बात क्लियर हो, अनएम्बिगुअस और डेफिनेट। It should not be double meaning. For example, A promised to pay his old debts when there is good crops in their fields. उसने बोला कि अगर मेरे फील्ड्स में क्रॉप्स अच्छी हुई तो मैं आपके डेब्ट्स पूरे कर दूंगा। अब बच्चे यहाँ पर क्रॉप्स होगी या नहीं होगी सर्टेन नहीं है ना। कई बार हैवी रेनफॉल होने से भी खराब हो जाती है क्रॉप, कई बार लेस रेनफॉल की वजह से खराब हो जाएंगी, या कुछ भी ऐसा हो जाएगा। तो ये जो देयर इज गुड क्रॉप्स इन देयर फील्ड्स है, ये सर्टेन नहीं है। क्लियर है? 99 पॉइंट्स। Unambiguous not clear. Oh sorry, clear. Ambiguous का मतलब होता है not clear. अगर only ambiguous word देखोगे तो not clear. यहाँ पर terms clearly defined ना, आप लॉ में ट्राई करना unambiguous ही यूज करो। डबल मीनिंग, इट शुड नॉट हैव डबल मीनिंग मतलब सामने वाला, ऐसा कोई टर्म मत छोड़ो कि सामने वाले को अज्यूम करना पड़े कि इसका मतलब ये भी हो सकता है और इसका मतलब ये भी हो सकता है। ओल्ड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है बच्चे? कंटिजेंट तब हो जाएगा जब इवेंट जो है वो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग होगा। बच्चे यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर ये ऐसी कोई बेटिंग नहीं हो रही है इस वजह से। एक बार जितना लिखवाया फटाफट रीड करना। Proposal when accepted becomes agreement enforceable by law, contract. Indian Contract Act कब आया था बेटा? 1 September 1872. Essentials of a valid contract: first, two parties; second, offer and acceptance; third, intent to create legal relation; fourth, consideration। क्या होती है बेटा? Consideration means something in return. फिफ्थ, फ्री कंसेंट के 4 पार्ट कौन कौन से? Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation। 4 हो गए।
coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. Next, competent to contract. कौन कौन नहीं है? Unsounded mind डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में मैंने दो पार्ट्स लिखवाए आपको, एलियन और नेक्स्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट possibility of performance. नेक्स्ट सर्टेनिटी ऑफ. चलो आ जाओ नेक्स्ट. अभी अलग का फिगर on the basis of validity. चले बच्चे, वैलिडिटी के बेसिस पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, फिर एंड में एक साथ दे दूंगी टाइम नोट करने का. सबसे पहला आता है बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बच्चे? जिसमें ऑल दी एसेंशियल्स आर प्रेजेंट. जितने भी एसेंशियल्स आज की क्लास में हमने पढ़े हैं 9 के 9, सारे के सारे क्या हो बच्चे? एसेंशियल प्रेजेंट हो तो यूजुअली हम उनको क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई भी एसेंशियल मिसिंग हो, वॉइड. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 2 सब सेक्शन जे, जहां पर सेक्शन लिखाऊंगी वो याद करना है, समझ जाना. ठीक है, बहुत सारे नहीं लिखाऊंगी, बट जो फिल्टर्ड है वो आपको थोड़े थोड़े याद करने पड़ेंगे. क्या स्टेट करता है बच्चे? स्टेट. सेक्शन 2 जे. यस. देखो बच्चे, ये क्या कहता है? व्हेन एनी कॉन्ट्रैक्ट ceases to enforceable by law. उसको आप क्या बोलोगे बच्चे? कई बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रही कि बात इलीगल की है, कई बार कोई डॉक्यूमेंट हमसे मिसप्लेस हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट जिस टाइम पे रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता. When any contract ceases to enforceable by law, उसको हम क्या बोलेंगे? void contract. सीजेस रोकना, किसी भी तरीके से आपको एनफोर्स करने से रोका जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? void contract. फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में ना आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ, ठीक, अब आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ, अब कल की डेट में क्या हुआ? ड्राइव कर रहे थे, पीछे वाले ने, अब क्या है? आप गाड़ी सही से चला रहे थे, गलती भी आपकी नहीं थी, पीछे वाले ने क्लेम किया कि सर इसके साथ प्रॉब्लम है. अब आप लीगल चाह के बिना चाहते नहीं हो कि कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो. क्यों? एक केस तो आपके ऊपर ही बन जाएगा कि आपके पास आज की डेट में लाइसेंस नहीं था, कल तक खत्म हो गया ना लाइसेंस, तो आज तो वैलिड नहीं था. तो जब कुछ ऐसा हो जाए, कोई भी एक ऐसा पॉइंट आ जाए, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए जिसकी वजह से आप एनफोर्सेबिलिटी नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. यूजुअली टेक्निकल एरर्स और डिफॉल्ट्स की वजह से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अराइज होते हैं. नेक्स्ट, अगर लाइसेंस हो और किसी को डाल दे तो जेल होती है. डेमो लेते हैं, प्रैक्टिकली करके आना. नहीं वैसे मैं कह रही हूं मतलब इतना वो कुछ नहीं होता अगर लाइसेंस मतलब एक्सीडेंट कहते हैं. It depends upon the situation.
नेक्स्ट अब आता है नेक्स्ट बेटा वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एबल का मतलब क्या है? व्हेन द कंसेंट ऑफ the parties are not free, either of the party। अगर किसी भी पार्टी का या पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं है तो बनने वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वॉइड एबल होंगे। यहाँ पर वॉइड के साथ मैंने एबल क्यों लगवाया? लाइसेंस बनवाया कभी ब्रोकर के थ्रू? बनते ही है ना। वैलिड है या इनवैलिड है? काम तो गलत कर रहे हो ना। लाइसेंस वैलिड है, प्रोसेस वैलिड है या नहीं? इनवैलिड। लेकिन अगर आप लेट्स से हम लाइसेंस बनवाने के लिए ऑफिस गए, अब मुझे पता है इतनी सारी प्रोसीडिंग्स या फिर आजकल तो वो टेस्ट भी लेने लगे, सब कुछ है। बाहर एक ब्रोकर मिला और उस ब्रोकर ने बोला कि आई विल चार्ज दिस अमाउंट और आपका लाइसेंस बनके घर आ जाएगा। पहली सिचुएशन क्या है बेटा? आप एक्सेप्ट कर लो, है तो वॉइड, क्योंकि कल को उसने पैसे ले लिए और लाइसेंस नहीं बनवाया तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। और दूसरा क्या है? आप उसकी कंप्लेंट करो। दोनों ऑप्शन है ना, वॉइड भी हो सकता है और वॉइडेबल होने के चांसेस आपके हाथ में है। तीसरा क्या? चुपचाप पैसे दो, लाइसेंस बनवा लो, कहानी खत्म। तो वॉइड एबल इसलिए लिखा गया जब तक आइदर ऑफ द पार्टी विल नॉट रेज द वॉइस, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। कौन देखने जा रहे हैं? कितना नोटिस करते हो? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। क्लियर है बेटा? तो जब जब फ्री कंसेंट नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बच्चे? वॉइड होगा। चाहे फ्रॉड का केस हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, कॉर्जन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, आपको ऑप्शन उसके साथ हमेशा वॉइडेबल होगा। फोर्थ, लिखना है मैम ये? हाँ लिख लो तीनों। जो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेक्शन 2 में या में बात है ड्यू टू टेक्निकल एरर और टेक्निकल डिफॉल्ट। हो गया? अब एक मिनट रुक जाओ, चालू किया मैंने।
कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। इसका मतलब क्या होता है कंटेम्पलेशन? आप बताओ, ये बता पढ़ने से कोई जजमेंट? डिफरेंस है ताकि आपको पता चल जाए। पहले तीनों क्लियर है। आप देखो डिफरेंस देखो, वॉइड और वॉइडेबल में। वॉइड क्या होता है? अ कंट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ। अगर कुछ लॉ में चेंज होने की वजह से भी हम वो चीज, हो सकता है ना, कई बार हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, या वो लिमिट्स नहीं है, या वो इनकम नहीं है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और चेंज इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज। कंटेम्पलेशन के दो मीनिंग होते हैं बच्चे। पहला होता है जैसे हमारे एक्ट के बियॉन्ड है, वो काम हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा क्या होता है? इमोशनल स्ट्रेस, कि यूजुअली अगर हम चाहें जितना मर्जी उसके बारे में सोच ले, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कोविड में लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन क्या था? बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन। आप सिर्फ उसके बारे में टेंशन ले सकते हो कि हमारा बिजनेस बंद हो गया, हम शॉप पे नहीं जा रहे, अर्निंग्स नहीं हो पा रही है, बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन। बट नो वन कैन डू एनीथिंग फॉर दैट। जब ऐसा कोई एक्ट हो, जब ऐसा कोई एक्ट हो बेटा जिसके बारे में सिर्फ चिंतन हो सकता है, एक्ट कुछ नहीं हो सकता, तो वो क्या हो जाता है? बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। लेकिन वॉइडेबल क्या होता है बच्चे? व्हेन कंसेंट ऑफ पार्टीज आर नॉट फ्री, एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन बट नॉट एट। ऑब्वियसली जो गलत कर रहा है वो थोड़ी ना एनफोर्सेबल करेगा। पहली पार्टी जिसके साथ गलत हो रहा है, देखो हमेशा कोर्ट में हेल्प मांगने या लीगल रेमेडी कौन मांगेगा? जो एग्रीड होगा ना। जो गलत कर रहा है वो ये बोलेगा इसने मुझे ब्राइब कम दी है, भाई मैंने इससे रिश्वत 10,000 मांगी, इसने मुझे 8,000 दिए, जाएगा वो कोर्ट में। तो लीगल रेमेडी हमेशा कौन मांगती है बच्चे? एग्रीड पार्टी। तीनों पॉइंट्स क्लियर है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट के आगे। सिंपल सी बात है बच्चे, जब सब्जेक्ट मैटर अनलॉफुल हो तो वो ऑब्वियसली क्या होगा? यस। अब ना एक एग्जांपल ध्यान से समझना। मिस्टर एक्स earns ₹10 crore
from Supply of drugs. इतना कैसे सोच लेते हो? अब देखो बच्चे, एक बात बताओ मुझे, सप्लाई ऑफ ड्रग्स लॉफुल या अनलॉफुल? अनलॉफुल। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने इस 10 करोड़ से ना बेटा एक प्रॉपर्टी परचेज कर, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी है ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्रीमेंट है? हाँ जी, परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी वॉइड है, वैलिड है, क्या है? वॉइड है। 10 करोड़ ब्लैक क्या ना करो, ऑनलाइन पेमेंट करोगे प्रॉपर्टी परचेज करने के, कैसे खरीदोगे प्रॉपर्टी? ब्लैक होगी ना, तो फिर वैलिड कैसे हो? कर दिया ना, जुगाड़ करा ना, कोर्ट में लड़ने जा पाओगे उस जुगाड़ को लेके? नहीं ना, जितनी मर्जी ले ले, कैश कहाँ से दिखा देगा? उस पर्सन की वाइट में अर्निंग 10,000 रुपए पर मंथ भी नहीं है, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ से ले ले? जैसे 1 करोड़ की तो अगर 50 लाख कैश है तो भी वो बच्चे तो रजिस्ट्री अमाउंट जो होता है गवर्नमेंट का वो तो देना पड़ेगा ना। रेसिंग पे पैसे लगाने, बच्चे रेसिंग इज रजिस्टर्ड, उसके लिए भी वाइट मनी चेक से भी चलता है, वो फिर सब इलीगल में आ गया ना। आप चिट फंड्स देखो, पहले क्या होता था, बिटकॉइंस हमारे यहाँ पर वैलिड थे ना, आप गिनते थे। अब क्या हुआ है, इंडिया में नहीं है बिटकॉइंस ना। अब इंडिया में अगर बिटकॉइंस नहीं है तो एक तरीके से वो अनलॉफुल है ना, बट इंडिया के बाहर तो वो वैलिड है। इट डिपेंड्स ना, हमारे ऊपर जो है बच्चे लॉ ऑफ लैंड एप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ लैंड का मतलब है जहां आप रहते हो। अब पहली चीज, मिस्टर एक्स ने जो 10 करोड़ अर्न करे बच्चे ड्रग्स की सप्लाई से, ये हो गया जी इलीगल। लेकिन उससे जो प्रॉपर्टी खरीदी वो इलीगल तो नहीं है, लेकिन वो क्या है बच्चे, वॉइड है। अब एक चीज याद रखना, एक सेकंड, आपका एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो बार बार आएगा और उसमें क्या लिखा होगा ये समझ लो। कोलेटरल एग्रीमेंट्स टू illegal agreements are void। इसका मतलब क्या बच्चे, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े हुए जो एग्रीमेंट होते हैं, ये कैसे जुड़ा हुआ है, परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी कैसे जुड़ा हुआ है बेटा, क्योंकि आपने जो अमाउंट से खरीदी है प्रॉपर्टी वो पैसा इसी की इनकम से आया है। अगर केस स्टडी आए कोलेटरल एग्रीमेंट्स टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर इलीगल, तो फॉल्स लिख देना। क्या लिखोगे उसको, वॉइड। अब एक चीज और आपको बता दूं, ऑल इलीगल agreements are void, but all void are not illegal।
उसके बाद 5th पॉइंट, इलीगल और वॉइड में क्या डिफरेंस है? अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाए, इलीगल या वॉइड, गलती हुई है ना, और कोई इलीगल एक्ट नहीं किया, टेक्निकल है, सामान लिया, बिल देना जल्दीबाजी में भूल गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने कोई गलत काम किया। वॉइड। आओ जी, अनएनफोर्सेबल, लीगली का अनएनफोर्सेबल बेटा, देखो जी, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में तो गुड है, बट ड्यू टू मिसिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, वो क्या बन जाएगा? अनएनफोर्सेबल, टोटली वॉइड ही होते हैं। मिसिंग ऑफ मटेरियल क्लियर है? कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लिए? 5। किसके बेसिस पे? क्या है? फर्स्ट, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, इलीगल, फिफ्थ। एक बात बताओ, अगर कोई इंटेंशनली किसी भी ट्रू फैक्ट को हाइड करता है तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? फ्रॉड, कमिटिंग ऑफ सुसाइड, कॉर्जन, मॉरल प्रेशर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इंसॉल्वेंट, यस, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में कौन कौन आएगा? Alien and convicts. Collateral agreements to illegal agreements are void. All illegal agreements are, but all void agreements are not. All contracts are agreements. contracts are agreements. But all agreements are not. Next. अब आएगा बेटा, अभी नेक्स्ट एक बार समझ लो, फिर डिफरेंस कराऊंगी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट।
कौन बोलता है ऐसी बातें? नहीं वही हो सकता है ना, अगर आप बोल दिया। चलो जी, आओ पहला एग्जाम्पल। डोमिनोज गए हैं? तुम नहीं गए हो? चलो जी, डोमिनोज के कैश काउंटर पे जब जाते हो क्या प्रोसेस होती है बेटा? आप कैश पहले दे देते हो, वेटिंग के बाद आपको, ठीक। एक बात बताओ, अगर एक पर्सन ए गया और यहाँ पर एक कैशियर है, परफॉर्मेंस ऑफ ए क्या है? टू मेक द पेमेंट। ठीक, परफॉर्मेंस ऑफ कैशियर टू डिलीवर, आपको पिज्जा को हैंड ओवर कर। जब आपने कैश ले लिया और पिज्जा ले लिया तो आपको क्या लगता है, दोनों की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई? When performance of both the parties are completed, उनको बोलते हैं बेटा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? जब दोनों की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाए, कुछ भी पेंडिंग ना रहे, तो उनको क्या बोलते हैं? जब भी आप आउटलेट्स पे लाइव शॉपिंग करते हो, एग्जीक्यूटेड ही होता है ना। आपने कुछ पसंद किया, वहीं पे किया और साथ के साथ वो प्रोडक्ट आप घर पर लेकर आ जाते हो, एग्जीक्यूटेड। सेकेंड आता है बेटा, अमेजोन से ऑर्डर किया। अगर हमने अमेजोन से ऑर्डर किया बेटा, तो मेरे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट वे क्या है, आई प्लेस द ऑर्डर एंड सिलेक्टेड सीओडी। इसका मतलब अभी ऑर्डर भी नहीं आया और अभी मैंने पेमेंट भी नहीं करी। इसका मतलब पार्टीज जो है उन दोनों की परफॉर्मेंस पेंडिंग है, बोथ साइड्स परफॉर्मेंस इज पेंडिंग। दूसरा तरीका क्या है बच्चे, मैंने ऑर्डर किया, सेकेंड मैंने ऑनलाइन पे कर दिया साथ ही साथ। अब क्या सिंगल पार्टी परफॉर्मेंस पेंडिंग है ना, अब सिर्फ अमेजोन को डिलीवर करना है। जब भी बेटा परफॉर्मेंस किसी एक पार्टी की या दोनों पार्टीज की पेंडिंग हो, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। When performance of either of party or both the party is missing. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब जब दोनों की पेंडिंग हो तो क्या बोलेंगे? दोनों की पेंडिंग बाइलेटरल। किसी एक की पेंडिंग है तो यूनिलेटरल। कितना पॉइंट है आपको?
another name है example equity bilateral बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। बाय मतलब दोनों साइड से पेंडिंग है ना, टू यूनी मतलब सिंगल। और एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव क्या है? परफॉर्मेंस के टाइप्स है ना, एग्जीक्यूटिव के दो टाइप है। हाँ जी, हो गया हो। क्लियर? हाँ जी, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। बताओ जी, वैलिडिटी के बेसिस पे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट? फर्स्ट बोलो बोलो। वैलिड, ठीक है। अब वैलिडिटी के बेसिस पे जब हमने 5 पढ़े तो एक और टाइप पढ़ लो, ये अलग टॉपिक, ये टर्म लेकिन हमें पता होना चाहिए। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप माइनर के साथ करते हो, तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। void from very beginning। Yes, void अब बाद में चेंज मतलब void। अच्छा, क्योंकि ना ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना माइनर के साथ, ये एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये अपनी इनिशियल स्टेज पर ही क्या है? टोटली वॉइड है। और दूसरा क्या था मैंने बोला? बच्चे वॉइड कई बार ये होता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन तो वो वैलिड है, बाद में वो वॉइड हो गया। जैसे मैंने आपको व्हाइट हॉर्स का भी एग्जांपल दिया था ना, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आज का सेशन समझ आ गया? कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। अभी एक टाइप और रह गई है, वैलिडिटी के बेसिस पे कर लिया, परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक टाइप जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक साथ साथ पढ़ के आना, साथ साथ लर्न कर लेना लॉ को। ट्राई तो करेंगे कि आपको क्लास में ही लर्न करवा दें जितना हो सकता है पॉसिबल, लेकिन फिर भी आंसर फ्रेमिंग तो साथ साथ करनी पड़ेगी, वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज